Push-ups still up. 6'3", 7'6". लगा दो जोर मचा दो शोर कि दुनिया हिल जुल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मॉडर्न क्लब के टेनिस कोर्ट पर, जिससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम बात करेंगे टेनिस की। और हमारे साथ दुनिया टेनिस के एक नामवर खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी और पाकिस्तान नंबर 1 अकील खान मौजूद होंगे। अगर हम टेनिस की बात करें, जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया 1947 में, तो हमने 1948 में ही देखा कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हमारे 2 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने शिरकत की। उनमें अहमद हसन खोकर और हारून रहीम शामिल थे। और ये सिलसिला जो है आगे चलता गया, और जो बाद के खिलाड़ी आए उन्होंने भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से टेनिस की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर मैं बताता चलूँ आपको, तो ख्वाजा सईद हई, मुनीर पीरज़ादा, सईद मीर, हमीदुल हक, मोहम्मद खालिक, नईम मीर, मुस्तफ़ ज़िया, रशीद मलिक, जबरान ख़ान और ख़ातून खिलाड़ी मिस मरियम रहीम, ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि नामसाइद हालात के बावजूद, वसाइल की कमी के बावजूद, फ़ंड्स की कमी के बावजूद हमारे ये खिलाड़ी वक्तन फ़वक्तन दुनिया टेनिस में पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद करते रहे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया, अगर हम गुज़श्ता 15-20 साल की बात करें, तो एहसामुल हक और अकील खान ऐसे खिलाड़ियों के रूप में सामने आए जिन्होंने न सिर्फ डेविस कप में शिरकत की और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के तहत जो टूर्नामेंट हुए उसमें शिरकत की। अगर हम अकील खान की बात करें, जो जैसा कि आज हमारे साथ अकील खान मौजूद हैं, इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, और ये वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो कमोबेश 20 साल तक से जो है नंबर 1 चले आ रहे हैं, और इनका रिकॉर्ड जो है कोई नहीं तोड़ सकता। गो के एहसामुल हक जो है वो डेविस कप में शरीक होते रहे, उन्होंने सिंगल भी खेला, डबल भी खेला, और अकील खान के साथ भी वो खेलते रहे डेविस कप में। लेकिन अकील खान को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो 6 मरतबा एशियन गेम्स में शिरकत कर चुके हैं। और पाकिस्तान टेनिस के लिए जो सबसे खुशगवार हैरत की बात है, जो यकीनन टेनिस के खिलाड़ी इससे बड़े खुश होंगे और आम शायकीन भी, कि पाकिस्तान जो है दुनिया टेनिस में टॉप 32 रैंकिंग में आता है। तो ये मतलब पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, और हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरह से तमाम हालात टेनिस के चलते रहें, महदूद वसाइल के बावजूद, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसके बावजूद हमारे टेनिस के खिलाड़ियों ने दुनिया में जो है नाम पैदा किया। और जहाँ तक जैसे मैंने अकील खान की बात की, तो अकील खान वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स जो कि दुबई में हुए थे उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था, और डबल में गोल्ड मेडल हासिल किया था, और सिंगल में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया था। तो अकील खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इस वक्त टेनिस कोर्ट में मौजूद हैं। अकील खान, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप, मैं ये समझता हूँ कि आपने तो अपने घर में यानी टेनिस कोर्ट में ही आँख खोली जी। तो आप ये बताइए कि आपके वालिद मोहतरम जमील खान जो है, ज़ाहिर है आपके कोच भी हैं, आपके मेंटोर भी हैं, और जब आपने खेल शुरू किया तो क्या आपने अपने वालिद से मुतासिर होकर शुरू किया, या ख़ुद आपकी ख्वाहिश थी कि मैं जो हूँ इस खेल में मतलब जाऊँ? नहीं, डेफिनेटली मेरे फादर मुझे टेनिस की तरफ लेकर आए। मैं शुरू में इधर ही मॉडर्न क्लब में स्क्वॉश कोर्ट भी मौजूद है, आप पीछे देख रहे हैं स्क्वॉश कोर्ट है। मैं स्क्वॉश खेलता था यहाँ पर, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो स्क्वॉश खेलता था, तो मेरे फादर टेनिस कोच थे, वो मुझे फोर्स करके टेनिस की तरफ लेकर आए। शुरू में मेरा इतना हालांकि दिल नहीं था टेनिस खेलने का, लेकिन जब मैं आहिस्ते आहिस्ते टेनिस की तरफ आया और जब मैं टेनिस कोर्ट पे सारा दिन जब मैंने गुजारना शुरू किया, तो शौक़ पैदा हुआ अब्बू के रैकेट से। फिर यहाँ पर लोग आते थे, मेंबर्स आते थे शाम को, उनके साथ खेलना, किसी के साथ थोड़ा खेलना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह खेलते कब हम बेहतर हुए, टूर्नामेंट्स खेलने लगे, टूर्नामेंट परफॉर्मेंस शुरू हो गई, ये हमें पता ही नहीं लगा। अच्छा, ज़ाहिर है आपके कोच तो आपके वालिद साहब थे, जो कि ज़ाहिर है घर के सरपरस्त भी थे। तो इस मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर घर का कोई सरपरस्त आपको कोच कर रहा है
तो इसके क्या मस्बत और मनफी मतलब ये के असरात होते हैं? वेल देखें, अगर आज के दौर पे देखा जाए, जितना मैं लोगों को देखता हूँ, आपको एक अच्छे कोच के लिए आपको डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता है, आपको इतना दूर ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि मेरे को ज़िंदगी में कभी ये प्रॉब्लम, अब मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं हुई। घर पे ही टेनिस कोर्ट, घर पे ही टेनिस कोच भी जो है वो सारी चीज़ें मेरे को अवेलेबल थी, तो जिसकी वजह से मेरे लिए मैं कहता हूँ मोर देन 70-80% जो है वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया टू बिकम अ गुड टेनिस प्लेयर। लेकिन इसके बावजूद आपको कहाँ कहाँ मुश्किलात पेश आई? कोई ऐसी मतलब आपने सारी अच्छी बातें की, सारी मस्बत बातें, ज़ाहिर है आपके मतलब कि जब आपने आँख खोली तो यकीनन आपने अपने आप को टेनिस कोर्ट में पाया, लेकिन इस दौरान क्या क्या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, मैं पहले भी ये एक दो दफ़ा इंटरव्यू में कह चुका हूँ, मेरे ख्याल से आई एम वन ऑफ अ फ्यू प्लेयर इन द पाकिस्तान जो कि अपने करियर में मुझे किसी मुश्किलात का सामना नहीं पड़ा। एक दफ़ा आप कह सकते हैं कि मुझे 2004 में जब मैंने वर्ल्ड रैंकिंग मैंने जब बनाई तो मुझे स्पॉन्सर्स के लिए मुझे कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए थ्रू आउट जब से मेरा करियर शुरू हुआ, जब से मैंने टेनिस कोर्ट पे मैंने कदम रखा, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आई एम द वेरी लकी। वरना आप अगर पूरी दास्तान सुन लें किसी भी स्पोर्ट्समैन की, पाकिस्तान में किसी न किसी को बहुत प्रॉब्लम का फाइनेंशली या अपना टेनिस कोर्ट या स्क्वाश कोर्ट, एनी स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है काफ़ी प्रॉब्लम रही है। लेकिन आई एम द लकीस्ट पर्सन इन पाकिस्तान इन एनी स्पोर्ट्स कि अगर मैं कोशिश भी करूं याद करने के लिए कि मुझे किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम रही है, तो मैं उन चीज़ों को याद नहीं कर सकता। मॉन्ट क्लब जिधर बैठे हुए हम लोग, मैंने यहीं खेलना टेनिस शुरू की। इवन छुट्टी के दिन पे जो लोग नहीं आते, बट मेरे लिए ये टेनिस कोर्ट जो है, मुझे क्लब मैनेजमेंट ने 24 आवर मेरे लिए अलाउ था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, यहाँ मौजूद हूँ। किसी भी प्लेयर के लिए किसी क्लब का ये फैसिलिटीज़ का 24 आवर और पूरे दिन के लिए होना, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग चीज़ है। आप जैसे बड़े बड़े क्लब्स में चले जाएँ, बड़े शॉर्ट टाइम के लिए क्लब खुले होते हैं, मेंबर्स की टाइमिंग्स होती हैं, फिर इतने बजे से इतने बजे क्लब बंद होते हैं। प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए ये नहीं होता मेरे ख्याल से। प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए तो वो तो असल अपनी ट्रेनिंग वो आवर्स जो होते हैं उसके एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स होते हैं, जो मुझे इस क्लब में भी कभी नहीं हुई। और तो पाकिस्तान अगर आप चले जाएं किसी भी उसमें, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम हर्डल नहीं हुआ मेरे अपने पूरे करियर में। अच्छा, आपके वालिद साहब ने ज़ाहिर है आपको कोच किया, आपके एक भाई जलील खान और एक यासिर खान जी, वो मेरे ख्याल से अब कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं अमेरिका में कोचिंग कर रहे हैं। और आपके एक और भाई हैं वो शकील खान जी, स्क्वाश, तो वो स्क्वाश में। तो ये मतलब आप सब तो ज़ाहिर है पैदा हुए बिल्कुल टेनिस कोर्ट में और वो स्क्वाश में चले गए, ये तज़ाद क्या है? उस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है जहांगीर जानशेर खान का दौर था, स्क्वाश बड़ी दिखाई जाती थी, बड़ी पॉपुलर स्टिल वेरी पॉपुलर और बड़ी पॉपुलर थी। तो मेरे भाई ने उनको देखकर जो है इंस्पिरेशन में स्क्वाश शुरू की, हम भी उसके पीछे पड़ गए, स्क्वाश हमने शुरू की। लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं टेनिस की तरफ आऊँ, टेनिस में रहूँ, मैं उनके सामने रहूँ, तो वो मुझे जो है फिर वो टेनिस की तरफ लेकर आए। तो सिर्फ एक भाई मेरी फैमिली का जो है वो शकील जो है, जो सबसे बड़े भाई है, वो स्क्वाश की तरफ चले गए। बाकी मैं जब टेनिस में आया तो फिर मेरे को देख कर जलील और यासिर जो है वो दोनों मेरे साथ टेनिस में आ गए वो। लेकिन जलील और यासिर तो आपसे छोटे हैं जी, तो वो कोचिंग कर रहे हैं और आप माशाल्लाह अभी तक खेल रहे हैं। वो उनको बस आई थिंक मेरे नंबर 1 ने मौका नहीं मिला, क्योंकि वो मेरे साथ, अल्लाह का शुक्र है, हम तीनों भाई हम लोग आप कह सकते हैं फैमिली के, हम पूरे पाकिस्तान में द लकीस्ट ब्रदर के एक टाइम पर मैं नंबर 1, जलील नंबर 2, यासिर नंबर 3, और हम तीनों 4-5 साल डेविस कप टीम में भी हम लोग तीनों ट्रैवल किए। वैसे तो हक ब्रदर्स भी थे, उन्होंने भी तीनों डेविस कप में रहे वो। अब आई डोंट नो कि तीनों एक साथ टीम में रह नहीं रहे के, लेकिन मुझे इतना याद है कि हम तीनों भाई 5-6 साल हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है एज अ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन द डेविस कप। अच्छा, कैरियर शुरू करने से लेके अब तक जो आपकी परफॉर्मेंस है उससे आप मुतमईन हैं? वेल, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जितनी मेरे ख्याल से मेहनत की है, मुझे उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे जो है रिवॉर्ड दिए। मुझे इतने रिकॉर्ड्स, डेविस कप रिकॉर्ड्स, इतनी बड़ी विन्स हमारी पाकिस्तान में डेविस कप में अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी टीम के विन्स, जो कि मेरी सारी ट्रेनिंग मॉडर्न क्लब और पाकिस्तान में जितनी भी ट्रेनिंग मैंने की यहीं की, कोई मैंने जाके उसके लिए बाहर ट्रेनिंग नहीं की। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। मेरे ख्याल से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने कहीं ज़्यादा दिया है मेरी मेहनत से। वेरी गुड, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी मतलब क्या समझते हैं कब तक आप अपना ये कैरियर जो है लेके चलते हैं खेल का? वेल देखिए, मैं तो पिछले कुछ 3-4 साल से कह रहा हूँ कि मैं 6-6 महीने का टारगेट करके चलता हूँ, क्योंकि हमारा जो सीज़न जो होता है टूर्नामेंट्स का वो 5-6 महीने का ही होता है। अब गोना स्टार्ट नेक्स्ट मंथ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रमज़ान तक रहेगा। तो मैं सीज़न के हिसाब से चलता हूँ। मैं पिछले 4-5 महीने से 4-5 साल से मैं कह रहा हूँ कि आखिरी 6 महीने में आखिरी खेलूँगा
और अल्लाह का शुक्र है उसी में डेविस कप में मेरी अच्छी काफ़ी परफॉर्म बेहतर हो जाती है। डेविस कप के मैचेस हम जीत जाते हैं, पाकिस्तान नंबर 1, स्टिल हम पाकिस्तान नंबर 1 फॉर लास्ट 24 ईयर्स। तो ये चीज़ें जो है मुझे रिटायरमेंट नहीं होने दे रही है। अगर मेरे उसमें हो तो मैं कब का रिटायर हो चुका, बट ये परफॉर्मेंस जो है, ये फिटनेस परफॉर्मेंस जो है वो मुझे कीप अलाइव रखा हुआ है टेनिस में। अच्छा, वैसे तो आपने कहा कि आप ज़ाहिर है बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि आप खुशकिस्मत खिलाड़ी हैं और सारी चीज़ें पॉजिटिव ही रहीं, लेकिन इस पूरे कैरियर में ज़ाहिर है देखें आप कम बेश 20 सालों से पाकिस्तान के नंबर 1 हैं, इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। कहाँ आपको इस पूरे कैरियर में बहुत ज़्यादा खुशी हुई और कोई ऐसा लम्हा जहाँ आप मायूस हुए हों? देखिए, मायूस तो मैं कभी नहीं हुआ, खुशी की तो बहुत ज़्यादा मौके। जैसे आपने अभी जिक्र किया, हम इस्लामिक गेम में हम गोल्ड मेडल जीते, 2 गोल्ड मेडल जीते, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता मैं। उसके बाद उसी साल हमने पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड ग्रुप क्वालिफाई किया हमने डेविस कप के लिए, जो कि हम साउथ अमेरिका जाके हमने चिली के अगेंस्ट किया था 2005 में। और सिर्फ बेशुमार इतनी बड़ी बड़ी टीम, यूरोपियन टीम यहाँ पर आ चुकी है, न्यूजीलैंड यहाँ पर आ चुका है, कोरिया यहाँ पर आ चुका है, चाइना यहाँ पर आ चुका है। हम बड़ी बड़ी टीम्स को यहाँ पर मैचेस जीते और अल्लाह को शुक्र उसमें बड़ा मेरा मेन किरदार था। कुछ ऐसे बड़े क्रूशल टाइम आए पाकिस्तान डेविस कप पाकिस्तान में मैचेस में, जो कि 5th डिसाइडिंग मैचेस थे, वो मैंने अपने मैचेस जीते। तो अगर देखा जाए तो स्टिल आई एम सेटिस्फाई। मेरे को सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर, मेरे ख्याल से फ्यू भी नहीं बोलूँगा, आप एक ही कह लें कि आप, मैं अक्सर किसी न किसी प्लेयर के इंटरव्यू में बहुत सुनता रहता हूँ, किसी न किसी उनको कोई प्रॉब्लम रहती है, बट अल्लाह को शुक्र है अगर मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरे साथ ऐसा अभी तक कोई नहीं हुआ। अच्छा, आपकी अपनी मतलब ये कि कारकर्दगी और आसामुल हक कारकर्दगी जो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के अब प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने भी मतलब दुनियाई टेनिस में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और काफ़ी अरसे तक ज़ाहिर है वो डेविस कप में वहाँ पे शरीक रहे। तो आप क्या समझते हैं उनकी और आपकी कारकर्दगी में क्या मतलब फ़र्क कह लें, या कि किस तरह देखते हैं आप उनकी कारकर्दगी को और अपनी बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए? देखिए, इसाम इज़ द ओनली वन प्लेयर इन पाकिस्तान। जैसे आपने हारून रहीम की बात की, ही वाज द बेस्ट एवर सिंगल प्लेयर पाकिस्तान से जो प्रोड्यूस हुए। आई थिंक वर्ल्ड नंबर 34-35 उनकी रैंकिंग थी। आफ्टर दैट इसाम किसी भी ग्रैंड स्लैम के किसी फाइनल में पहुंचना, सेमीफाइनल में पहुंचना, वो अभी तक सारा एजाज़ जो है वो इसाम के पास ही है। यूएस ओपन के एक ही साल में मेंस डबल के और मिक्स डबल के फाइनल में पहुंचा, फिर वो ही प्लेड फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल, फिर विंबलडन सेमीफाइनल वो खेला। तो इसाम की कारकर्दगी तो नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पे। और डेविस कप में अगर मैं समझता हूँ कि अकील खान की और हमारी पाकिस्तान की डेविस कप में इतनी कारकर्दगी नहीं होती अगर इसाम ना होता, क्योंकि एक हैंड पे इसाम जो है वो अपने सारे मैचेस जो है वो डेविस कप में ग्रास कोर्ट पे हम खेलते थे, वो सारे मैचेस वो अपने जीतता था। स्टिल ही इज़ विनिंग ऑल द मैचेस। तो कंबाइंड एक वो था, अगर इसाम ना होता तो मेरे ख्याल से अकील खान की डेविस कप में परफॉर्मेंस भी कभी ना रहती। अच्छा अकील, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप और इसामुल हक ने दुनियाई टेनिस में पाकिस्तान के लिए बड़ी गिरांकदर खिदमत अंजाम दी, और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 15-20 सालों से ज़ाहिर है आप ही लोगों का नाम जो है वो टेनिस के हवाले से पाकिस्तान में सामने आता है। तो जहाँ एक मतलब ये एक मस्बत बात है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है आपने अपने आप को सुपर फिट रखा और आप इस काबिल रहे कि आप मुस्तकिल मतलब पाकिस्तान के लिए खेलते रहे, लेकिन ये क्या वजह है कि कोई नया खिलाड़ी जो है वो आपकी जगह नहीं ले सका? तो इसमें मतलब ज़ाहिर है आपकी तो मस्बत बात कि आपने अपने आप को फिट रखा, लेकिन वो क्या तरीक़ाकार था या सिस्टम में हमारी ऐसे ख़राबी थी कि नए खिलाड़ी जो है सामने नहीं आ सके? वेल देखिए, टैलेंट तो मौजूद है। अब फैसिलिटीज़ हम ये भी नहीं कह सकते कि पहले फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, हम वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के कोर्ट, अब ये भी नहीं है, गिला नहीं है। लाहौर में वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में टेनिस कोर्ट बने, 6 वर्ल्ड क्लास टेनिस कोर्ट बने। फिर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन उधर एक बहुत ज़बरदस्त टेनिस कोर्ट बना, जिधर हम बैठे हुए, ये फैसिलिटीज़ अब हर जगह मौजूद है। अब आई थिंक कहीं जो लैकिंग हो रही है वो प्लेयर की तरफ से हो रही है, वो उतनी आई थिंक मेहनत, उतनी एफर्ट वो उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए इस फैसिलिटीज़ के बाद। तो मेरे ख्याल से यही एक रीज़न है। अब ये हम ये नहीं कह सकते, कोई प्लेयर ये नहीं कह सकता कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास कोर्ट नहीं है, हमारे रैकेट नहीं है, बॉल्स नहीं है, हमारा कोच अवेलेबल नहीं है। पहले अगर आप हमारे टाइम पे जब व्हेन वी स्टार्ट, तो ऐसे कोई बड़े कोचेज़ नहीं होते थे। आई मीन जो फॉर्मर पाकिस्तान नंबर 1 रह चुके हों या डेविस कप प्लेयर रह चुके हों, वो कोचेज़ उस वक्त नहीं करते थे। लेकिन आप जितने भी इस टाइम पर जितने भी हैं, सारे फॉर्मर पाकिस्तान नंबर 1 एंड डेविस कप कोचेज़ जो हैं वो कोच कर रहे हैं सारे यंगस्टर प्लेयर को। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो कुछ लैकिंग है, जो कि प्लेयर जो हैं उस तरह के प्रोड्यूस नहीं हो रहे। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी और पाकिस्तान नंबर 1 अकील खान। और यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फ़ौरन आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं।
और हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर और पाकिस्तान नंबर 1 अकील खान। अकील खान, ये बताइएगा क्या फंड्स की कमी की वजह से हमारे खिलाड़ी जो है वो आगे नहीं आ सके, या आप समझते हैं कि फंड से ज़्यादा उन खिलाड़ियों की जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने आप को फिट रखने की, फिज़िकल फिट रखने के साथ साथ इंटरनेशनल मेयार को बरकरार रखने की, तो उसकी कमी रही, या फिर मतलब फंड्स की कमी जो है वो आप समझते हैं कि वो ज़्यादा असरअंदाज हुई? आई थिंक मेरे ख्याल से मोर देन 70-80% फंड्स की कमी की वजह से, जो कि हमेशा आप देख लें कि किसी भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में सिवाय क्रिकेट के आप सारे प्लेयरों को यही गिले शिकवे करते हुए इंटरव्यूज़ में आपको नजर आएंगे। इवन जब भी मतलब ये एक कॉमन सी चीज़ हो गई है, और सबसे आसान चीज़ यही है कि फंड्स की आप कमी को मतलब बेस बनाएं कि इसकी वजह से नहीं आ रहे। बेस, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। अगर थर्ड पर्सन होता है, आई एम नॉट स्पोर्ट्समैन, अगर मैं कोई मुझे बताता तो मैं शायद मेरी ये राय काम हो जाती कि यार लड़के जो भी स्पोर्ट्समैन है वो मेहनत करते नहीं, वो सारा इस पर बर्डन डाल देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मोर देन 70-80% फंड्स की कमी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक एज होती है 13, 14, 15 में आपको उस वक्त इंटरनेशनल टूर्नामेंट, अगर आपको आपकी ट्रेनिंग अगर आपको वो मिल जाए तो फिर आप जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं उस स्टेज पे। आप जैसे मैं आपको बताऊँ, आप अगर आज पाकिस्तान से आप अंडर 14, अंडर 12 के बच्चे भेजें जो एशिया में जाके कम्पीट करें, इवन यूरोप भी जाके करें, तो वो एक जैसे बराबर ही होते हैं। वो पाकिस्तानी बच्चे वो एक इवेंट एक हफ्ता खेल के वापस आ जाते हैं, वो बच्चे कंटिन्यू रखते हैं, वो कंटिन्यू साल भर। लेकिन आप जब उनको 16 में जब वो टीमें आपस में मिलती हैं तो ह्यूज डिफरेंट वो उनमें मौजूद होता है। फिर वो लड़के जो हैं वो कहीं से कहाँ पहुँच जाते हैं और हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो मेरे ख्याल से फंड्स की बहुत ज़्यादा हमेशा से प्रॉब्लम रही है वो, क्योंकि हम लोग खेलते थे, इसलिए मैं आपको खुद बताता हूँ हम इस दौर से सारे गुजर चुके हैं, तो फंड्स की प्रॉब्लम जो है वो हमेशा से रही है। लेकिन अकील, ये तो एक मॉडर्न एरा है, और इसमें देखें फेडरेशन जो है उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट मतलब ऐसा होना चाहिए जो फंड रेजिंग कर सके, या इस तरह की मतलब आप लीग्स कराएं या कोई ऐसी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करें, कोई क्रिएशन होनी चाहिए कि आप फंड्स कलेक्ट कर सकें। तो ये भी तो मतलब एक साइंस है। क्या आप समझते हैं कि मुख्तलिफ फेडरेशन जो थी उन्होंने फंड्स की जानिब तवज्जो दी या नहीं दी? इसलिए कि ये खिलाड़ी, कोई भी इंडिविजुअल खिलाड़ी तो मतलब अपने तौर पे तो ये नहीं कर सकता कि वो जो है फंड्स का भी इंतज़ाम करे। बाज़ खिलाड़ी ऐसे यकीनन हैं भी और रहे भी हैं जिन्होंने अपने लिए मतलब खुद ही फंड्स को जो है मैनेज किया और वो इंटरनेशनल उन्होंने पार्टिसिपेशन की, लेकिन हर खिलाड़ी तो ऐसा नहीं कर सकता। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स। आपके कॉन्टैक्ट्स कितने सारी जो है मैंने जितना तो देखा इसमें फेडरेशन का किरदार क्या है? फेडरेशन, आपने बिल्कुल सही बोला, तो फेडरेशन की एक टीम होनी चाहिए जो कि स्पॉन्सर्स की वो करें। इससे पहले आज तक ऐसे असम ही नोज वेरी वेल, वो सारे इस प्रोसेस से गुजर चुका है, उसको पता है कि वो तो मेरे ख्याल से असम तो सारा मतलब खुद ही बिल्कुल खुद उसको पता है। मेरे ख्याल से उसको पता है कि एक मार्केटिंग टीम होना बहुत जरूरी है। वो प्रेसिडेंट है, वो अभी तो वो सारे स्पॉन्सर की खुद जा रहा है, वो सारे स्पॉन्सर से खुद बात कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे उसको एक मार्केटिंग टीम रखनी पड़ेगी जिस तरह दूसरे स्पोर्ट्स दुनिया में करती हैं। ही नोज कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़रूरी है। आज से पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट आई होप वो, और मुझे लग रहा है कि वो करेगा ज़रूर, मार्केटिंग एक टीम ज़रूर रखेगा जो कि स्पॉन्सर लेकर आएगी। जो उससे पहले आज तक हमारी फेडरेशन में तो कभी भी ऐसी मार्केट, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट आए वो सारे अपने ही कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे वो यूज़ करके स्पॉन्सर लेकर आते हैं। बट आई थिंक आजकल जो दौर चल रहा है, डिजिटल मीडिया का इस तरह सारा चल रहा है, तो आपको एक मार्केटिंग टीम रखनी पड़ेगी। इसमें तो कोई शक नहीं कि असामुल हक जो है वो मॉडर्न एरा में उन्होंने टेनिस खेली और वो इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इससे पहले भी तो टेनिस में बाज़ ऐसे मतलब फेडरेशन में खिलाड़ी आए जो ज़ाहिर है खेलते थे और वो फेडरेशन में आए, तो मतलब उस वक्त ये काम नहीं हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असामुल हक ज़्यादा इन चीज़ों को बेहतर तौर पे समझ के आगे बढ़ सकेंगे। मेरे ख्याल से ही इज़ द फर्स्ट वन जो कि अभी खेल भी रहा है और प्रेसिडेंट भी साथ में मौजूद है, और इस लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे मुनीर पीरज़ादा साहब, ही यूज्ड टू बी वेरी गुड टेनिस प्लेयर, पाकिस्तान नंबर 1 और डेविस कप पर वो सेक्रेटरी थे। आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे ख्याल से 94-95 में उनके टाइम पे बहुत काम हुआ है, बड़े प्लेयरों को बड़ी फैसिलिटीज़ मिली पाकिस्तान में, और उनके कुछ जो उनके 4-5 साल का जो उनका टाइम था, जो उन्होंने एक तरबियती कैंप उन्होंने जो किया, उसकी वजह से वो प्लेयर जो थे वो 6, 7, 8, 10 साल उन्होंने डोमिनेट किया पाकिस्तान में। तो उसके बाद आई मीन इतने गैप के बाद 25-30 के बाद आप कोई प्रेसिडेंट जो है वो इस लेवल इस पोस्ट पर आया है और उसने वो सारे इस प्रोसेस से गुजर चुका है। तो मेरे ख्याल से अब चीज़ें उसको सारी चीज़ें वो अंडरस्टैंड करेगा, प्लेयर की कौन सी जायज़ अपनी आई मीन डिमांड्स हैं, कौन सी जायज़ नहीं है, तो वो बहुत अच्छी तरह समझता है। तो मेरे ख्याल से इट शुड बी बेटर, क्योंकि अब हमारे बाद एक गैप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मेरे ख्याल से लोग समझ रहे होंगे कि असम जो है वो फेडरेशन में आया और एकदम से जो है वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, जो कि टेनिस की आई थिंक इट्स लाइक
6-7 साल बाद आपके रिजल्ट जो है वो आना शुरू होते हैं। तो आज इसाम कोई काम करेगा तो मेरे ख्याल से उसके रिजल्ट जो है वो आपको 4-5 साल बाद नजर आएंगे, एकदम से इतनी जल्दी नजर नहीं आते। लेकिन इसमें जो है देखें, एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जाहिर है वो खुद सेट कर सकते हैं कि वो उन खिलाड़ियों के लिए होगी जो इस वक्त इंटरनेशनली मतलब लाइमलाइट में आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी जो आप अपने जूनियर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। अच्छा, ये तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी हो गई, लेकिन उसके साथ फंड्स जो अभी हम बात कर रहे थे वो बड़ा मतलब अहम नुक्ता है। अब देखें, बिल्कुल आपने बल्कि शॉर्ट टर्म जो है वो मेंस के प्लेयरों के साथ ही हो सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुके हैं और दे आर इन द प्रोफेशनल उसमें उन। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो ऑफ कोर्स नर्सरी, हमारे जो जूनियर अंडर 12, अंडर 10, अंडर 14 के प्लेयर जो हैं वो उन पे इन्वेस्टमेंट और उनके लिए प्रोग्राम ऐसे, उनके लिए ऐसा एकेडमी सेट करें ताकि वो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। अभी तक पाकिस्तान में टू बी वेरी सॉरी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मौजूद नहीं है जिधर अब इतने टाइम बाद फेडरेशन में एक बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास जिम बनने जा रहा है, एक रेस्टोरेंट बनने जा रहा है जो कि ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान फॉर द अकेडमी। इस्लामाबाद की जो जगह है मैंने आपको बताया वो है, ये 2 चीज़ों में ऐड हो जाएंगी तो इसको ना भी वर्ल्ड क्लास वो हो जाएगा। और फंड्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, फंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं कल शाम का एक और इंटरव्यू भी सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि हमारी कोई भी टीम पिछले जितने भी साल से, इवन हम 20-25 साल से हम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप क्रिकेट में या दूसरी स्पोर्ट्स में चले जाएं, आपके पेप्सी का या दूसरी किसी चीज़ का लोगो होता है, आपके पास स्पॉन्सर होता है, तो ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट कि अपना कोई भी एक टीम हो पाकिस्तान की जो 1 साल के लिए वो एक किसी स्पॉन्सर से जो है वो कोई भी एक कंपनी से स्पॉन्सर हो जो कि उसको आगे लेके चलें। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। इस वक्त हम ज़ाहिर है मॉडर्न क्लब में बैठे हुए हैं, तो इसकी तारीख तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ से हमारे कितने खिलाड़ी जो हैं प्रोड्यूस हुए हैं? मॉडर्न क्लब का हमेशा से कराची की और पाकिस्तान की टेनिस में बड़ा एक अहम किरदार रहा है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं। आप ये देख रहे हैं जो भी यहाँ पर पहली दफ़ा टेनिस से रिलेटेड कोई भी प्लेयर आता है, ये 6 कोर्ट इन द लाइन आप देख रहे हैं, लाइट्स में, फ्लड लाइट में, ये बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत होते हैं और फॉर टेनिस के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी इन पाकिस्तान इन कराची मॉडर्न क्लब है। अच्छा अकील, हम देखते हैं कि मतलब ज़ाहिर मेंस खिलाड़ी तो जब से पाकिस्तान बना है आते रहे हैं, और आप जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही, आपने खुद बताया कि 24 सालों से आप पाकिस्तान नंबर 1 है, और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी मुल्क के खिलाड़ी के लिए एक हिस्ट्री है, मतलब एक रिकॉर्ड है बहुत बड़ा। तो इसके लिए तो खैर हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन ये बताइए कि जहाँ हम ये देखते हैं कि हमारे नौजवान खिलाड़ी तो यकीनन टेनिस में आ रहे हैं, लेकिन ख़वातीन खिलाड़ी उस तरह से नज़र नहीं आ रही जिस तरह से वो क्रिकेट में देख रहे हैं, हम हॉकी में देख रहे हैं, या दूसरे खेलों में, इवन फुटबॉल में हम देख रहे हैं, उस तरह से हमें ख़वातीन मतलब खिलाड़ी नज़र नहीं आती। जबकि हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो सानिया मिर्ज़ा का एक नाम था, और अगर हम अपने रीजन के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ बहुत सी ख़वातीन खिलाड़ियों के नाम लिए जा सकते हैं। देखा जाए अगर पिछले 20-25 साल से तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स कम हुई है, वो ज़्यादा नहीं हुई है। अगर आप पहले आज से 20-25 साल पहले जाए, इतनी स्कूल्स की, इतनी कॉलेज की स्कॉलरशिप जितनी पाकिस्तान में मिलती थी अब वो मिल नहीं रही है। ऊपर से मैं इनका कसूरवार पेरेंट्स को भी कोई ठहराऊंगा क्योंकि वो अपने बच्चों को अब देखें, अब जो इतना मोबाइल और ये सोशल मीडिया और इतना ये सब कुछ गेम्स, वीडियो गेम्स अगर आ गए, अब पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में उनको लेकर जाएँ, वो कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक ये बड़ी एक लैकिंग है कि फैमिली और पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स में लेकर आने के लिए। फीमेल की तरफ से तो आई एम एग्री, टोटली एग्री। अगर हमारे एक 40-50 अगर मेल प्लेयर हैं तो उसमें ही 7-8 हैं, बड़ी मुश्किल से 7-8 जो है हमारी फीमेल्स प्लेयर जो हैं वो कंप्लीट होती है ड्रॉ में। तो आई मीन फैसिलिटीज़ मैंने जैसा आपको बताया हर जगह मौजूद है। अब पेरेंट्स की और लड़कियों की, वो जो बच्चे हैं जो खेलना चाहती हैं, उनका इंटरेस्ट है या नहीं है। एक मैंने अक्सर कंप्लेन सुनी, एक तो गर्मी बहुत होती है, आप 11 टेनिस तो ऐसी है कि जून जुलाई का मौसम है, आपके 11-12 मैचेस होते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आई मीन इफ़ यू आर स्पोर्ट्समैन आपको तो हर टाइम पे खेलना चाहिए। अकील, एक वजह ये भी है कि जिस तरह हम दुनिया के जो बड़े मालिक हैं उसमें हम देखते हैं कि हर इलाके में मतलब एक इंडोर पूरा एक सिस्टम होता है, और उसमें इंडोर खेल जितने भी होते हैं तो ख़वातीन जो हैं वहाँ पे आके, मतलब ज़ाहिर है ये हेल्थी एक्टिविटीज़ है तो वो उसमें शामिल होती हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ मतलब ख़वातीन के लिए वो माहौल नहीं है कि वो आज़ादाना तौर पर जा सकें? एक तो मतलब ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कोई ऐसी सहूलतें भी नहीं है ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए कि वो अपने घर के करीब कोई टेनिस कोर्ट हो तो वहाँ चले जाएँ। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जो मतलब एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे मतलब इस तरह का कोई रुझान नहीं है कि अव्वल तो आप हॉकी या क्रिकेट ग्राउंड की तो बात छोड़ दें, इंडोर मतलब ऐसे खेल हैं जो विद इन मतलब ये कि जिम्नाजियम के अंदर खेले जाते हैं। हमारे बहुत से
कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ये सहूलतें नहीं है। तो आप समझते हैं कि कम से कम जो बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे टेनिस कोर्ट भी होना चाहिए ताकि तालिब इल्म जो हैं, चाहे उसमें तलबा हों या तालबात हों, वो उसमें पार्टिसिपेट करें और उन्हें एक शौक़ पैदा हो। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? देखिए, आपने पहले बहुत बात बोली कि पार्क्स में, पब्लिक पार्क्स में, देखिए गवर्नमेंट का काम है। पब्लिक पार्क्स में इतने सारे हमारे हर इलाके में, अगर ये बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट जो भी जिस इलाके में जो छोटे छोटे पब्लिक पार्क्स हैं उधर आप बास्केटबॉल बना दें, उधर टेबल वॉलीबॉल बना दें, उधर आप बैडमिंटन बना दें, टेनिस कोर्ट बना दें, इंडोर फैसिलिटी कर दें कि लोगों को ट्रैवल करके दूर जाना ही नहीं पड़े। उनके इलाकों का आप जितने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह कहीं पर भी, अमेरिका में आप चले जाएँ, आप थोड़े फासले पे 10-10, 15-15 मिनट की ड्राइव पे आपको एक टेनिस कोर्ट या आपको पब्लिक पार्क्स पे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आती है, जिसमें से दुनिया के बहुत से प्लेयर प्रोड्यूस और निकलते भी हैं। यहाँ पर आपको बहुत एक्सक्लूसिवली बड़े बड़े क्लब्स हैं। उस क्लब में तो आई डोंट थिंक कि कोई जा भी सकता हो, जैसे अब जितने भी कराची में बड़े बड़े क्लब्स हैं उसमें वो जा भी नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए, अगर आपने जो बच्चे हैं, जो स्ट्रीट पे बच्चे घूम रहे हैं, जो कि दूसरे नशों में जो हम अक्सर देखते हैं पड़ जाते हैं, अगर ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हर एक ग्राउंड में अगर आप स्पोर्ट्स के लिए दे दें तो मेरे ख्याल से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही मैं पहले बात जो मैंने क्वेश्चन किया था कि ग्रास रूट लेवल पे हमारे मतलब टेनिस के खिलाड़ियों को ऐसी सहूलतें नहीं है। यकीनन इसमें हुकूमत का भी काम है, फेडरेशन का भी काम है और जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका भी ये काम है। तो ये कलेक्टिव मतलब सारी एफर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि सब एक पेज पे आगे बैठें और इस तरह से चीज़ें जो हैं आगे बढ़ें। एजुकेशन, आपने इदारों की बात की, आज से 20-25 साल पहले स्कूल्स बड़े, कॉलेजेस बड़े बड़े होते थे, वहाँ पर एजुकेशन के अपना उसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड फैसिलिटी होती थी। अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन सारे स्कूल ऑलमोस्ट घरों में चले गए, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए प्ले के लिए बहुत छोटी सी जगह होती है, तो वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या बनाएंगे। तो आई थिंक वन ऑफ द एक मेन रीज़न स्पोर्ट्समैन का ना आना ये भी है कि स्कूल से जो है, ये जितनी भी नर्सरी जो शुरू होती है किसी भी स्पोर्ट्स की, वो स्कूल से शुरू होती है। अच्छा अकील खान, वैसे तो हम अभी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जो आपने अभी बात की ना कि आजकल जो हमारी कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वो छोटे छोटे मतलब उसमें सर्विसेज में आ गए हैं। और एक ज़माना था कि हम खुद देखते थे, मैं खुद जामिया मिलिया कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे हॉकी का ग्राउंड भी था, फुटबॉल का भी था, क्रिकेट भी था। लेकिन अब होता ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के, वो जो है साल में एक मरतबा कोई एक तकरीब करा देते हैं खेलों के नाम पे, और उसमें सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, वालिदैन को बुलाते हैं, बहुत सारे मेहमानों को बुलाते हैं, और सुबह से शाम तक गेम्स होते हैं। और वो ये समझते हैं कि उन्होंने साल में एक दिन ये करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम है कि वो ये अपने जो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको मतलब डायरेक्टिव्स दे कि आप जो है कमोबेश अगर पूरे साल नहीं करा सकते तो कम से कम फोर्टनाइटली करा लें या मतलब क्वार्टरली करा लें, कुछ तो हो। हमारे यहाँ तो पूरे एक साल में सिर्फ एक मरतबा होता है। तो आप मेरा कहने का मकसद ये कि देखें, इसमें सारे मतलब कॉलेज और स्कूल नहीं है, वहाँ पे बहुत से कॉलेज और स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे वाकई मतलब है कि पूरे साल भी होता है, 6 महीने भी होता है। लेकिन अब ये रुझान हो गया है कि साल में एक मरतबा स्पोर्ट डे कराया और फारिग हो गया। तो ये सवाल जो है ब्रेक के बाद हम करेंगे। यहाँ पर एक वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर और पाकिस्तान नंबर 1 अकील खान। अकील खान, जो ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे साल में एक, सब नहीं मतलब ज़्यादातर तालीमी इदारे ऐसे हैं, बहुत से इदारे ऐसे भी हैं जहाँ पूरे साल भी होता है, 6 महीने भी स्पोर्ट्स होती है, 3 महीने भी होती है, लेकिन ज़्यादातर तालीमी इदारे ऐसे हैं जो पूरे साल में एक स्पोर्ट्स डे मनाते हैं और वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। इसको किस तरह से देखते हैं आप? वेल, मेरे ख्याल से बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। पहले आज से 20-25 साल पहले अगर पीछे चले जाएँ, मैं आगे उससे भी अगर बैक हम उस पर चले जाएँ,
तो जितनी भी सारी नर्सरी थी वो स्कूल्स थी, सारे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो खेलना स्टार्ट करते थे स्कूल में, फिर किसी भी स्पोर्ट्स को उनको एज अ प्रोफेशनल बनाना उनके लिए बड़ा इजी होता था। अब वो स्कूल से वो फैसिलिटीज सारी चली गई, स्कूल छोटे छोटे घर में आ गए हैं, ग्राउंड तो बहुत दूर की बात है, कोई छोटा प्ले भी एरिया भी इनके पास मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से आई थिंक स्पोर्ट्स को भी, एजुकेशन को साथ में स्पोर्ट्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स एजुकेशन जो भी मिनिस्ट्री होती है उनका काम है कि इनके पास जाके इनको कंपलसरी करें कि आपके स्पोर्ट्स के पीरियड होने चाहिए, स्पोर्ट्स के अपने पर कंपलसरी करें कि आप चलें ये स्कूल ये स्पोर्ट्स चलें, ये स्कूल ये स्पोर्ट्स में, इनको वो कंपलसरी कर दे उस के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप देखें, आप आज से 25-30 साल पहले आपको इवन समटाइम स्कूल में, कॉलेज तो था ही 100%, आपको अच्छे जो भी टॉप नेशनल प्लेयर होते थे या सिंध लेवल पे प्लेयर होते थे, आपको उनकी स्कॉलरशिप मिल जाती, जो कि स्कॉलरशिप अब बहुत कम या ना होने के बराबर जो देखने को मिल रही है। तो एक ये भी बड़ा एक अलमिया है। आप जैसे फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर एरिया में अगर ग्राउंड हो जाए, आप देखें 90% जो भी एक अच्छा बच्चा डिसेंट टेनिस पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अगर वो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर नहीं बन सकता, अगर वो अच्छा डिसेंट लेवल पे भी टेनिस खेली हो, उनको स्कॉलरशिप अमेरिका में जो है वो कितने लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, 50-100 से ज़्यादा लड़के हैं जो हैं पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पे जाके अमेरिका में पढ़ चुके हैं। और आप फिर पता है अमेरिका में जो कॉलेज की, जो यूनिवर्सिटीज़ की जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तो होती है। तो मेरे ख्याल से ये हम पाकिस्तान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं हम कर सकते। एटलीस्ट पब्लिक पार्क्स में एक छोटी छोटी, मैंने बताया कि अगर एक इलाके में आपने बास्केटबॉल बनाया तो दूसरे इलाके में आप फुटबॉल बना दें, तीसरे इलाके में आप टेनिस कोर्ट बना दें। इस तरह करके आप काफ़ी स्पोर्ट्स को जो है वो तरक्की दे सकते हैं, इंडस्ट्री को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का कलेक्टिवली होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ फेडरेशन और क्लब्स में चले जाएँ तो आई डोंट थिंक कि वो स्पोर्ट्स जो है पाकिस्तान में, जिस तरह दुनिया में स्पोर्ट्स का एक मुकाम है, वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का मुकाम उस तरह में उसको मिल सकेगा। मतलब आप ये समझते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में जो है टेनिस की सहूलतें ना होने नहीं, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। मैं ना होने के बराबर तो बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं वो तो मेरे ख्याल से ये होना ज़रूरी है। अब तो मिनी कोर्स आ गए हैं छोटे बच्चों के लिए, स्कूल्स को चाहिए वो एफर्ट करें। छोटे छोटे अंडर 12 अंडर 10 के बच्चों के लिए छोटे मिनी कोर्ट्स आ गए हैं, मिनी नेट्स हो गए, वो पूरी दुनिया में वो चलते हैं। तो जितने भी अच्छे बड़े स्कूल्स हैं उनको चाहिए स्टेप फॉरवर्ड करें, जो उनके पास फैसिलिटीज़ है उसको एटलीस्ट स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करें। अच्छा अकील, हम जहाँ मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ खेलों की फेडरेशनों ने बड़ा मतलब एक कॉन्क्रीट और अच्छा काम किया है, वहाँ हमने ये देखा कि हमारे मुल्क की बाज़ जो खेलों की फेडरेशन है उसमें सियासत भी उरूज में रही है, और बाज़ फेडरेशनों को आपने देखा कि पैरेलल मतलब एक फेडरेशन वजूद में आई, पैरेलल एसोसिएशन वजूद में आई। टेनिस में मतलब चूँकि आप तो 20-25 साल से माशाल्लाह नंबर 1 खिलाड़ी हैं टेनिस के, तो क्या देखते हैं टेनिस में सियासत कितनी है, कहाँ तक है या नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए सियासत तो अब आप जैसे आपने मतलब बात कर ली है, ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि आपने तो आँख ही टेनिस में खोली है और जाहिर है 20-25 साल से सियासत तो मैं आई थिंक सारी स्पोर्ट्स में ही है, बट शुक्र है कि टेनिस में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हु इज वंस अ प्रेसिडेंट, वो सारे इख्तियारात उनके पास होते हैं फुली। मैंने जितने भी अपने 25 साल करियर में जितने भी मैंने प्रेसिडेंट देखे हैं बड़े पावरफुल होते हैं, और जो भी प्रेसिडेंट होते हैं सारी 100% वो छोटी मोटी पॉलिटिक्स नीचे लेवल पे वो हर जगह चलती है और वो होती है और वो बंद भी नहीं होगी कभी। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसे पैरेलल कभी फेडरेशन पाकिस्तान में कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेडरेशन इन पाकिस्तान इन एनी स्पोर्ट्स, जो कि एनुअल जो है बहुत सारे टूर्नामेंट्स कराती है और बाकायदा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा अपने जो हमें पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की जो है वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन टीमें अपनी भेजती है। तो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टॉप 5, 6, 7 स्पोर्ट्स में आती है, जो लीडिंग स्पोर्ट्स में आती है, जो कि एक्टिविटीज़ भी करा रही है, काम भी कर रही है और इंटरनेशनल सतह पे जो है अपने प्लेयर्स को भेज भी रही है। तो हमारी फेडरेशन जो वो इतनी कमज़ोर नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि हमारा जो इस वक्त स्टैंडर्ड है टेनिस का पाकिस्तान का, हमारा जो रीजन है यानी भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, तो उसमें हम कहाँ रेट करते हैं? नहीं, आपने जितने ही इन कंट्री का नाम लिया तो अभी आर स्टैंडिंग ऑन सेकंड पोजीशन। आप कह सकते हैं कि इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, नो डाउट। फैसिलिटीज़ और उनके प्लेयर्स आपके वो अल्लाह करें कि साम उन चीज़ों को फॉलो करके हमारे स्टैंडर्ड को भी बेहतर करें। तो इस रीजन में आपने जित कंट्री का नाम, वी आर स्टैंडिंग ऑन सेकंड पोजीशन। लेकिन हमारा जो आई थिंक टारगेट होना चाहिए वो शुड बी जापान, कोरिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, ऑफ कोर्स ये होना चाहिए। इनसे तो हम हमेशा से बेहतर ही थे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमारा जो टारगेट है अब वो ये कंट्रीज़ होनी चाहिए कम्पीट करने के हिसाब से। अच्छा अकील, फंड्स वगैरह की तो जाहिर है मतलब ज़रूरत होती है, और खिलाड़ियों की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी बड़ी अहम होती है,
और मैं ये समझता हूँ कि कोचिंग का भी बड़ा अहम मुकाम होता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारे खिलाड़ियों को कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है? कब मतलब ये कि हम ओलंपिक में जाएंगे? इसलिए कि हम देखें टॉप 32 में हैं लेकिन हम ओलंपिक नहीं खेल रहे हैं। ओलंपिक का मैं आपको बताता चलूँ एक डिफरेंट उनका क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको वर्ल्ड रैंकिंग चाहिए होती है और वो ऐसा कंट्री बेस पे उनको आपको वाइल्ड कार्ड नहीं मिलते कि आपके कंट्री रिप्रेजेंटिंग ओलंपिक में टेनिस में नहीं है। तो वो जब तक आपकी एक वर्ल्ड रैंकिंग उनके रूल के हिसाब से नहीं होगी आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बाकी आपने कोचिंग की बात की, मैंने आप जैसा बताया कि आप मेरे ख्याल से कोच भी रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि अब सारे जितने भी फॉर्मर पाकिस्तान नंबर 1 थे, डेविस कप थे, वो सारे कोचिंग कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल जितने प्लेयर हैं उतने कोचेज़ भी हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ का होना चाहिए। तो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जो है बाहर के कोचेज़ से भी फ़ायदा उठा रही है या पाकिस्तानी कोचेज जो हैं वही मतलब अभी तो देखिए अभी तो पाकिस्तानी कोचेज सारे काम कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम समर में सामने एक फिजिकल ट्रेनर को, जो कि देखिए हमारा सबसे बड़ा लैकिंग टैलेंट तो हमारे पास बहुत होता है। अगर हम किसी भी फील्ड में अगर हमारे पास वर्ल्ड क्लास हम टैलेंटेड है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो फिजिकली जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं होते जो हम यूरोपियन को जो है कम्पीट कर सकें। तो सामने एक अमेरिकन प्लेयर को बुलाया था, अमेरिकन कोच को बुलाया था, जो कि फिजिकल ट्रेनिंग का एक दो हफ्ते का हमारा ट्रेनिंग कैंप हुआ था लाहौर में। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली शाम जब इन ये सारे अंदर के मामला से ज़रा निपट लें, एक साल भर उसको पता लग जाए सारा कुछ, उसका बिल्कुल प्लान है कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में या लाहौर पाकिस्तान में कहीं पर भी वो एक इंटरनेशनल बाहर के कोचेस को लेकर आएँ, जिससे हमारे कोच भी ऑफकोर्स ट्रेंड हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हम किसी कोचेस को, बाहर के कोचेस को इन्वॉल्व करें और सारे हमारे कोचेस भी उनके साथ इन्वॉल्व हो तो हम उनसे चीज़ें सीखें। तो शाम का बिल्कुल इरादा है वर्ल्ड क्लास बाहर से कोचेस को लेकर आने के लिए, जो सिस्टम बाहर चल रहा है उसको हम अडॉप्ट करें और ताकि हम भी इस तरह लेवल पे प्लेयर बनाएं। आप क्या देख रहे हैं आगे, मतलब जो अब मतलब एक ज़ाहिर साल आएंगे, नोको जोकोविच या राफेल नडाल जैसा कोई खिलाड़ी हमारे यहाँ पैदा हो सकता है जो उस सतह पर जा सके? देखें जोकोविच नो वन नोज के सर्बिया से उठ के कोई ऐसा एक प्लेयर बनाएगा जो दुनिया के अपने सारे ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड तोड़ देगा। स्विट्जरलैंड हमने कभी इससे पहले अमेरिका ही डोमिनेट कर रहा था, एंड्रे अगासी, पीट सैम्प्रास, जिम कोरियर वगैरह ये सारे। और खवातीन में आ जाएं तो मारिया शरापोवा, जी बिल्कुल, रशियन जर्मनी के, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन कभी नहीं सोचा था स्विट्जरलैंड से आया बंदा जॉर्जर फेडरर आया, आई मीन ही वाज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द था। और जिस तरह हम आपको देख रहे हैं 20 सालों से, उसी तरह माशाल्लाह इन लोगों को भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश तो देखिए, मैंने आपको बताया टैलेंट की कमी किसी भी स्पोर्ट्स में हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन प्रॉपर आई थिंक फंड्स की कमी है और फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है। ये 2-3 चीज़ें हमारे पास आ जाएं तो फिर हमारे ये गिले भी खत्म हो जाएंगे कि जी हमारे प्लेयर्स को बाहर मौके नहीं मिलते जाने के लिए या बाहर खेलते नहीं है। वो फैसिलिटीज़ आपके पास अगर वर्ल्ड क्लास यहाँ मौजूद है तो फिर। तो दुनिया टेनिस के किन खिलाड़ियों से मुतासिर हैं आप? वेल मेरा फेवरेट प्लेयर जो जब मैंने स्टार्ट की, स्टेफन एडबर्ग स्वीडन का, ही वाज वर्ल्ड नंबर 1। और उसके बाद अगर आप अभी इसमें आ जाएं तो काफ़ी प्लेयर हैं, बट मोस्ट फेवरेट प्लेयर नडाल एंड फेडरर। अच्छा ये बताइए कि हमने, मेरे ख्याल से एक सवाल भी बड़ा ज़रूरी था कि किसी भी खिलाड़ी के कैरियर को मतलब उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए क्लब की जो सहूलत है वो कितनी अहम होती है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अगर मॉन क्लब मैं ना खेल रहा होता, मैं किसी दूसरे क्लब में जाके क्लब के टाइमिंग्स में अगर मैं खेल रहा होता तो मैं आज जो यहाँ पर हूँ मैं कभी भी यहाँ पर ना होता। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारा क्लब आई मीन सुबह 6 से 9 खुलता है, 9 के बाद ये क्लब बंद हो जाता है, रात दोपहर को 3 बजे खुलता है। हम तीनों भाई यहाँ पर आके अपनी सारी प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे मैचेस ही सुबह 10:30, 11, 12, 1, 2 बजे मैचेस होते हैं, तो हम 3 भाई आके पूरा दिन हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह के बाद मेरे पेरेंट्स के बाद अगर मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये मॉन क्लब की वजह से मौजूद। मॉन क्लब की मैनेजमेंट ने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे आई मीन हर लिहाज से मेरा साथ दिया। आई मीन सिर्फ अगर ये टेनिस कोर्ट की फैसिलिटीज़ अगर यूज़ करने की बात है, इनसेल्फ ये बहुत एक बड़ी आई मीन इंकरेजमेंट है और एक सपोर्ट है बहुत बड़ी। अगर ये क्लब ना होता, अगर इसकी इन क्लब की टाइमिंग पे अगर मैं खेल रहा होता तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं आज यहाँ मौजूद ना होता जहाँ पर आज मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा, एक इंटरनेशनल मतलब दुनिया में नाम पैदा करने के लिए, और जैसा कि आपने कहा कि आपका पसंदीदा खिलाड़ी रॉजर फेडरर है, तो नोको जोकोविच हो गए और मतलब ये कि राफेल नडाल हो गए, तो इन तक पहुँचने के लिए कितना टाइम देना चाहिए खेल को? मैं उस दिन भी एक रिसर्च पढ़ रहा था, ITF जो दुनिया की वो 10 कहती है, एटलीस्ट
8 से 10 साल आप ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप टूर्नामेंट खेलेंगे तो 15-16 आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चा 7-8 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू करता है वो 18-19 में आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिजल्ट देगा। तो इस लॉन्ग शॉर्ट टर्म इसमें बिल्कुल भी नहीं है टेनिस में, इस लॉन्ग टर्म जर्नी। तो मेरे ख्याल से 7-8 साल अगर आप ये सारी वर्ल्ड क्लास चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे तो आप जो है फिर वर्ल्ड क्लास जो है रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। अच्छा अकील, आपसे बहुत सारी बातें हुई, मैंने बहुत सारे सवाल किए, आपने उसके जवाब दिए। कोई ऐसी बात टेनिस के हवाले से या किसी भी हवाले से जो आप मतलब कहना चाहते हैं और मैं ना पूछ सका हूँ? वेल देखिए, मैं अक्सर हमेशा मैं यही कहता हूँ कि पेरेंट्स को, मैं सारे पाकिस्तान में जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको एक यही मेरा मैसेज है कि आपको लगता है अगर आपका बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर वो टैलेंटेड है, अगर वो लोग आपको कह रहे हैं कि आपका बच्चा इसमें टैलेंटेड है, तो प्लीज़ मेरे ख्याल से उसको इंकरेज कीजिए, उसको वो फैसिलिटीज़, वो प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड करें जो कि एक नेशनल प्लेयर्स को होता है। दे कैन अफोर्ड ऑल्सो, मैं इतना मुझे पता है अफोर्ड, लेकिन वो अक्सर उनका, मैंने पेरेंट्स का एक यही सवाल सुना है कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ेगा या वो ये बनेगा वो बनेगा। आई मीन स्पोर्ट्स हिमसेल्फ आई थिंक इतनी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री अब वो बन चुकी है स्पोर्ट्स जो है। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को जो है वो एक मैसेज है मेरा, अगर आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में जो है वो टैलेंटेड है तो प्लीज़ आप उसको लेकर आएँ, उस टैलेंट को आप ज़ाया ना करें। आई मीन ही कैन बी अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन अगर एफर्ट करें तो। बहुत शुक्रिया अकील खान साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो जनाब हमारे साथ मौजूद थे इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर और पाकिस्तान नंबर 1 जो गुज़िश्ता 20-25 सालों से पाकिस्तान नंबर 1 है। यकीनन आपको टेनिस के हवाले से अकील खान के साथ हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसका फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा और आइंदा इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी एक नई शख्सियत के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।